अगर मोमबत्ती मेरे हाथ में है तो इस बात को समझ लीजिएगा कि पत्रकारिता जो है छात्रों के साथ है। बात यूपी पीसीएस में नॉर्मलाइजेशन वाले मुद्दे की है। मामला इलाहाबाद से उठा, लाठीचार्ज हुआ, लेकिन उसके बाद भी बटेंगे नहीं, जुड़ेंगे और जुड़ेंगे तो इंसाफ होगा। इस तरह के तमाम मामले, तमाम नारे बहुत जोरों शोरों से गूंज रहे हैं। इस वक्त हम लोग गोरखपुर में हैं और गोरखपुर में ये तमाम यूपीएससी के छात्र जो कि गोरखपुर जिले से हैं, मोमबत्ती कैंडल मार्च कर रहे थे और कैंडल मार्च करते करते यह बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सिर्फ इलाहाबाद के छात्र सड़कों पर नहीं हैं, पूरे प्रदेश के छात्र सड़कों पर हैं। और सर, लाठी डंडा, पुलिस फोर्स, ये तमाम चीज़ें इस बात का सबूत है कि आप बातचीत नहीं चाहते हैं। आप सीधे सीधे कोई फैसला लेके आते हैं और फैसला लाने के बाद थोप देने का प्रयास करते हैं। क्या ये जायज़ है? तमाम सवाल हैं, इन्हीं छात्रों से पूछ लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख दर्द पीड़ा इन्हीं लोगों का है। सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सत्यप्रकाश त्रिपाठी है जी। और सबसे बड़ी बात यह कि मैं पिछले 2 दिन से प्रयागराज में था भी। वहाँ पे जो आयोग ने जो मुद्दे उठाए, जैसे डीएम साहब से हम लोग की वार्ता भी हुई थी, आयोग के प्रतिनिधि के तौर पे डीएम साहब और सचिव जी आए भी थे। उनका सीधे सीधे ये मुद्दा था कि नॉर्मलाइजेशन अच्छा है, आप लोग इस पर विचार करिए। लेकिन उन्होंने हमारी एक मांग, मतलब जो बहुत ही जायज मांग है और उससे पीछे हम लोग हटने भी वाले नहीं है, उन्होंने सुना नहीं था। हमारी सिंपल सी मांग थी, आपने नोटिफिकेशन के समय नॉर्मलाइजेशन जैसी कोई स्कीम नहीं रखी थी, ठीक है। आप बीच में ये प्रक्रिया कैसे ला सकते हो? ठीक है। दूसरी चीज, उनका जो तर्क था कि नॉर्मलाइजेशन बहुत अच्छी चीज है, हम प्राइवेट स्कूलों को बाहर करने के लिए नॉर्मलाइजेशन ला रहे हैं। तो क्या आप ये बताने का कष्ट करेंगे कि किस प्राइवेट स्कूल से पेपर लीक हुआ जिसके कारण आप प्राइवेट स्कूलों को बाहर कर रहे हैं? क्या आज के बाद कभी किसी प्राइवेट स्कूल में कोई पेपर नहीं होगा? ठीक है। तो उनकी दो जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे वो सारे गलत थे। दूसरी चीज ये है कि नॉर्मलाइजेशन में जो बाउंड्री पे बच्चे हैं उनका वाकई में नुकसान होने वाला है और ये जेन्युइन कंसर्न है। आपको अगर नॉर्मलाइजेशन ले भी आना था तो आप अगले शिफ्ट से लाए रहते, प्लस 15 गुना की जगह आप 20-25 गुना ज्यादा बच्चों को बुला देते, ताकि जो बाउंड्री के बच्चे उनको नुकसान ना हो। ये बीच प्रक्रिया में लाए और बाद में भर्ती फंसाने का काम करेंगे, क्योंकि बच्चे जिनका नुकसान होगा वो कोर्ट में जाएंगे। मुझे एक चीज समझना है, देखिए सर, एक मिनट, मुझे एक चीज समझना है, ये कितने लोग, चूंकि मैं भी बहुत क्लियरली नहीं जानता हूँ और मुझ जैसे तमाम लोग होंगे, ये नॉर्मलाइजेशन से बॉर्डर लाइन पे जो लोग होंगे उनको नुकसान कैसे होगा? इस चीज को थोड़ा सा समझाइए ना। आप ऐसा समझिए, मान लीजिए किसी पेपर में 10-12 क्वेश्चन डिलीट हुए, या कोई पेपर आसान है, कोई पेपर कठिन है, ठीक है। तो जो पेपर आसान होगा उसके बच्चों को थोड़ी सी उसमें मतलब क्या नाम है, जैसे मान लीजिए बाउंड्री पे हैं, वो तो अपने हिसाब से पूरा दम लगा करके आएंगे, मतलब पेपर अपने जान में तो कोई भी गलत नहीं करेगा। लेकिन जो बाउंड्री पे रहेंगे उनके मुकाबले जो ज्यादा मतलब टफ पेपर है उसके मुकाबले में, जबकि मेहनत में कोई कमी नहीं है, उसके मुकाबले में उनके नंबर्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज इसमें यह है कि जैसे आप ऐसे समझिए कि नॉर्मलाइजेशन का जो फार्मूला इन्होंने निकाला है वो क्या है, किसी बच्चे की परिस्थिति के आधार पर नहीं निकाला है, वो एक विशेष दिन में 2 घंटे में उस बच्चे की क्या परफॉर्मेंस है, ठीक है भाई, हो सकता है उस बच्चे की परफॉर्मेंस 2 घंटे में ही बिगड़ जाए, किसी विशेष शिफ्ट में बिगड़ जाए, ठीक है, तो ऐसे में उसका नुकसान होगा। दूसरी चीज, आयोग अपने आंसर की भी डिलीट करता है, जैसे इन्होंने फाइनल आंसर की कभी जारी नहीं की है। तो जैसे मान लीजिए कोई एक शिफ्ट है जिसमें 10-12 क्वेश्चन गलत हो गए, आयोग ने उसको हटा दिया, फाइनल आंसर की जारी नहीं की, जबकि कोई एक विशेष शिफ्ट हो सकता है उसमें 2 ही 3 क्वेश्चन गलत हो, तो जिनका ज्यादा क्वेश्चन गलत होगा उनका नुकसान। मैं इसको आसान शब्दों में कहना, मुझे करेक्ट कीजिएगा, इसको अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ तो ये आप कहने की कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन का मतलब कि जो ABCD फॉर्मेट में पेपर आते हैं, क्वेश्चन पेपर, वो अलग अलग क्वेश्चंस रहते हैं, उनमें से अगर किसी एक फॉर्मेट का क्वेश्चन अगर गलत हो जाता है या फिर दूसरे का या फिर तीसरे का, तो उसके आधार पे जब वो डिलीट होगा तो चारों पेपर पे उसका प्रभाव जाएगा, जिसकी वजह से जो शिफ्ट में करा रहे हैं तो दोनों शिफ्ट में कोई एक पेपर, आप दोनों पेपर एक सेम लेवल का नहीं बना सकते। लेकिन जब आप प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन में हैं, ठीक है, ये पेपर सिलेक्शन का प्रोसेस नहीं है, ये पेपर जो है इलिमिनेशन का प्रोसेस है। जब आप प्रॉपर ऑफ इलिमिनेशन में, मानविकी जैसे विषय में नॉर्मलाइजेशन जैसी कहीं कोई चीज हो ही नहीं सकती है। सबसे बड़ी बात जानते हैं, यह 3 चरण का एग्जाम है, प्री है, मेंस है, इसके बाद इंटरव्यू है। एक चरण का एग्जाम तो है नहीं। पहली चीज 700, 800, 300, 250, 150, पिछली बार जो हम लोग जो है मेंस दिए थे 151 सीट पे दिए हुए थे, ठीक है ना। ऐसा तो है नहीं कि 10,000, 20,000, 30,000 जो है बंद कराओ।
जी 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 40,000 सीटें हैं यहाँ पे, चलिए ठीक है, मान लीजिए 1 से 2 जो है नंबर का जो है वहाँ फर्क पड़ेगा और वहाँ कोई बहुत मतलब नहीं होगा। वनडे एग्जाम तो है नहीं, यह 3 चरण की जो है 3 चरण का एग्जाम है। और नॉर्मलाइजेशन जैसी जो नॉर्मलाइजेशन जैसी जो प्रक्रिया होती है वो जानते हैं, वो गणित और जो है विज्ञान के विषय में होती है। मानविकी के विषय में आप कैसे तय कर पाएंगे? जो जरूरी थोड़ी, जो सामान्य अध्ययन में जो हो सके, कोई चीज़ हो आपको आसान लगता हो, कोई चीज़ है हमको आसान लगता है, हमें कठिन लगता हो। अगर जो एक सामान्य सी बात मैं कहूँ, अगर जो गोरखपुर में रहने वाले लोगों से पूछा जाए, कोई प्रश्न आएगा रामगढ़ ताल जो है कहाँ पर है, एक सामान्य जीएस का प्रश्न है, या बखिरा झील कहाँ पर है, जो मान लीजिए गोरखपुर या गोरखपुर के आसपास के या यूपी के रहने वाले लोग हैं उनको ठीक है, उनको या पूर्वांचल के जो लोग हैं उनके लिए आसान है। लेकिन वही मान लीजिए मेरठ का लड़का है, गाजियाबाद का लड़का है, अदर स्टेट का लड़का है, उसको थोड़ी पता है कि बखिरा ताल कहाँ है, हो सके उसको ना पता हो ठीक है, वो दूसरे शिफ्ट में उस तरह के प्रश्न आ रहे हैं। मैं सामान्य सी बातें कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप सीसेट वाली कुछ बात कर रहे थे। एक चीज बताऊं सर, देखिए सॉरी सर, एक चीज समझिए, सबसे बड़ी बात कि नॉर्मलाइजेशन क्या है क्या नहीं है ये तो आयोग पे छोड़ दीजिए, लेकिन नोटिफिकेशन में वो था नहीं, पहली बात। एक सबसे बड़ी बात, नोटिफिकेशन में वो नहीं था। ठीक बात। और इस बात को लेकर के जब बच्चे परीक्षा के बाद कोर्ट में जाएंगे और 5 साल वैकेंसी फंसेगी, उसका जिम्मेदार कौन होगा? सरकार होगा। हाँ तो सुनिए ना सर, आप शायद तब भूल रहे हैं, आप भारत में रहते हैं ना, तो ये बताइए, चुनाव थोड़ी ना है कि जो है कोर्ट में नहीं जाएगा, चाहे लीक नहीं होगा। क्या बात कर रहे हैं महाराज? इसके पहले जो है कोर्ट में भर्तियां फंसती थी। आप पहले इस बात को समझिए सर, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आप लोग मोमबत्ती जलाए हैं ठीक है, लेकिन इस बात को समझिए कि आप भारत में रहते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप उत्तर प्रदेश बिहार के लोग हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में जब तक जो है 4-5 चरण होगा नहीं, पेपर लीक, तो उसके बाद से फिर कोर्ट, फिर कचहरी, फिर ताम, फिर जाम, तब तक कोई पूरा ही नहीं। ये फंसाने की साजिश भी हो सकती है। 5 साल में वैकेंसी सिर्फ 41 जिलों में परीक्षाएं हो रही हैं, तो क्या 34 जिले जो बच्चे हैं वहाँ के डीएम नक्कारा हैं? वो संविधान के हिसाब से क्यों नहीं परीक्षाएं करा सकते? दूसरी बात, जो सीसेट की परीक्षा होती है क्वालिफाइंग नेचर की, उसमें आयोग किस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करेगा, ये बताना चाहिए आयोग को सबसे पहले। ये लक वाले। अच्छा हमको एक बात बताइए, यहाँ पे जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हैं, मैं मतलब बहुत ज्यादा अपने अनुभव से बता रहा हूँ, सब लाइब्रेरी में अपना 12-14 घंटा खपाने वाले लोग। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आयोग को ये समझना चाहिए कि इलाहाबाद में जो बच्चे दिन रात बैठे हैं 3 दिन से, उनकी ना सुध ली जा रही है, ना अध्यक्ष जी बाहर आ रहे हैं। अध्यक्ष जी कहाँ हैं? गोरखपुर हैं कि लखनऊ हैं कि इलाहाबाद हैं? एक कड़वा सवाल पूछूं? बिल्कुल। डिफेक्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग है? बिल्कुल है। पॉलिसी कौन तय करता है? सरकार। सरकार को कौन चला रहा है? हमारी ब्यूरोक्रेट्स। वही जो आप लोग बनेंगे, तो ध्यान दीजिएगा इस बात का कितना दर्द होता है। ये दर्द भूलेंगे नहीं ना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्यादातर ब्यूरोक्रेट्स भूल जाते हैं। नहीं, लेकिन वहाँ पे भी जितने भी अधिकारी थे सारे सहयोग कर रहे थे। बेसिकली इनकी मंशा निगेटिव है, इनकी मंशा ही भर्ती को फंसाने की है। 2 साल से कोई भी भर्ती इन्होंने पूरी नहीं की है। पिछले मतलब मई जो 2023 वाला एग्जाम था, उसके बाद से कोई एग्जाम हुआ ही नहीं। ROR का पेपर लीक हो गया। इस वाले में तो अभी 27 अक्टूबर फिर यहाँ पे फंसे हुए हैं। जो भैया ने प्रश्न उठाया था सीसेट वाला मुद्दा, जब क्वालिफाइंग नेचर का है तो आप उसको उसमें कैसे करोगे? दूसरी चीज इसमें बार ये वाला जो था कि अरे भैया आपका कैमरा से ज्यादा हाई वाला कैमरा बाबा यही से चली, तो थोड़ा सा पीछे हो जा, पीछे होइए और पीछे जाइए। हमारी छोटी सी मांग ये है कि हम ये जानना चाहते हैं, पास और फेल तो इस परीक्षा का प्रक्रिया है, ठीक है, लेकिन हम फेल हो रहे हैं, किस आधार पर हो रहे हैं, कितने नंबर से फेल हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो गए, मानवीकरण में ये एकदम बिल्कुल नहीं पता चल सकता नॉर्मलाइजेशन में। मतलब सीसेट वाला एक मामला जा रहा है, फिर भैया ने बताया कि आपने बताया कि जो है गणित और विज्ञान मतलब वाला जब मामला रहता है, सब्जेक्ट रहता है, तो नॉर्मलाइजेशन थोड़ा सा ठीक लगता है। आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ सरकार से, यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन है क्या? यूपीएससी में नॉर्मलाइजेशन है क्या? ऐसी वहाँ कोई व्यवस्था है क्या? फिर यहाँ पे कैसे? जिस दिन यूपीएससी लागू कर दे उस दिन आप लागू करिए, हमें कहीं कोई आपत्ति नहीं है। एक एक करके सबसे बड़ा दर्द ये है कि जो बच्चे मेंस लिखते हैं वो बॉर्डर के आसपास ही होते हैं। जैसे मान लो कि कट ऑफ बन रही है 80 पे या 85 पे, तो जो मेंस लिखने वाले बच्चे होते हैं वो लगभग 90 के आसपास या 85, 86, 87 ऐसे रहते हैं। अगर ये नॉर्मलाइजेशन हो जा रहा है ना, तो क्या होगा कि देखो मैं सीधी सी बात बताऊँ, एक इक्वेशन है इसमें, 7 और 8 को अगर ये पेपर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि मान लो कि पहले में 5 बच्चे बैठे पहले शिफ्ट में, तो उसमें क्या होगा कि पहले शिफ्ट में 100 नंबर सब बच्चों ने पाया, दूसरे शिफ्ट में 90 पाए। तो ये लोग क्या करेंगे कि क्वेश्चन
टफ है कि इजी है ये नहीं देखेंगे, बच्चों ने कितना अटेम्प्ट किया कितना नहीं किया उस आधार पे ये लोग नॉर्मलाइजेशन कर देंगे। ऐसे में जो पिछले साल से कई सालों से मेंस लिखते हुए बच्चे आ रहे हैं वो फेल हो जाएंगे। उनके माँ बाप जब सवाल करेंगे कि इस बार पीटी क्यों नहीं हुआ तो हम जवाब नहीं दे पाएंगे। तो सबसे बड़ा दुख है। अब इस बात को आप समझिएगा थोड़ा सा, मैं 2 मिनट आपसे लूंगा, अब फिर किसी को बोलना होगा तो मैं आऊंगा। ये स्लोगन लिखा है नीलोत्पल मिडाल का, शायद ये लाइन है। अब इलाहाबाद के जो लड़के हैं वो लाठी डंडा खाने के लिए सड़कों पर हैं। लाठी डंडा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कुछ वीडियो वायरल हुआ जिसके माध्यम से पूरे देश को पता चला, देश और दुनिया को। अब ये हाथ में पकड़ लीजिए, वो दूसरा वाला थोड़ा दीजिएगा, ये वाला। हाँ, अब जो है बटेंगे तो कटेंगे, ये बात तो ठीक था, सही है ना, सब सही है ना भैया। बटेंगे ना, बटेंगे ना हटेंगे, अब नारा आ गया है। और ये नारा राजनीतिक नहीं है सर, ये नारा एक व्यंग है जिसको समझना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी से ज़्यादा मुझे लगता है कि शर्म की बात भी है, क्योंकि ये नारा जो है छात्र दे रहे हैं। जी, ये आरोप जो लगते आ रहे हैं कि विपक्ष द्वारा प्रायोजित है, ऐसा कुछ नहीं है। हम छात्र हैं, हम किसी पार्टी मत मजहब पंथ से सबसे ऊपर हैं। हमारी सिर्फ एक आवाज़ है कि नॉर्मलाइजेशन हटा करके हमारी परीक्षा आयोग जब चाहे तब ले ले, लेकिन एक शिफ्ट में परीक्षा ले। अच्छा, यूपी पीसीएस की परीक्षा लगातार टल भी रही है, तो क्या यही वो बड़ी वजह थी जिसकी वजह से टल रही थी? हमारी केवल एक मांग है कि पिछले 1.5 सालों से, पिछले साल मई से आयोग, लोक सेवा आयोग जो है, स्नातक जो ग्रेजुएट की एक मान्यता होती है उस हिसाब से पीसीएस के 1 शिफ्ट में हो और जल्द से जल्द हो, बस ये मांग है। लेकिन 1 डे 1 शिफ्ट में हो और जल्द से जल्द हो, हमारी ये मांग है। हम ये नहीं चाहते कि पेपर अप्रैल मई तक डाल दें। ये पूरे पिछले साल मई के बाद कोई प्री का एग्जाम नहीं हुआ। बताते हैं दंत चिकित्सक में सब लोग भर्ती करते हैं क्या? एक स्नातक ऐसी परीक्षा इसमें सब लोग भाग लेते हैं। तो हम लोगों के लिए कोई 1.5 साल में कोई एग्जाम नहीं, पिछले साल मई के बाद कोई एग्जाम नहीं हुआ। ये तो चलिए, अब मैं सबकी बातों को इंक्लूड कर लेता हूँ। मुझे एक बात इतना बस प्रश्न पूछना है कि जब यूपी बोर्ड परीक्षा में, जब यूपी बोर्ड की परीक्षा में 20 लाख बच्चों का एक साथ एग्जाम हो जाता है तो 11.25 लाख लोगों का एक साथ नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मनसा वाला बात है। अब मैं सारी बातों को, सारे मुद्दों को, अधिकारी बनने आंदोलनकारी बन के रह गए हैं। हाँ, बिल्कुल सही। अब मैं सारी बातों को इंक्लूड कर लेता हूँ। ये छात्र हैं सर, ये नेता नहीं है, ये चुनाव नहीं लड़ेंगे और इनका रिजल्ट टाइम पे नहीं आएगा। ये अब तक का सिस्टम है और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य भारत देश का और खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार का कुछ हो ही नहीं सकता है। बाकी कहने के लिए मेरे पास तमाम व्यंग हैं, तमाम मुद्दे हैं, तमाम सवाल हैं, लेकिन इन सवालों का जवाब कौन देगा यह तय कर पाना मौजूदा सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन वो करेंगे नहीं, क्योंकि कभी किया ही नहीं, आदत नहीं है। बाकी आपकी क्या विचार? जाते जाते मुझे भी 2 चीजें और बोलनी थी। पहली चीज तो ये कि जो आरओआरओ का पेपर लीक हुआ था उसमें भी किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई थी। आयोग सीधे सीधे बता दिया था, सीधे सीधे कि प्राइवेट। मैं जवाब दे दिया, आप नेता थोड़ी हैं, आप छात्र हैं। लेकिन आयोग ने कोई बड़ी प्रॉब्लम ये भी है, मान लीजिए सब सही रहे लेकिन क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट अगर किसी एक पाली में ज़्यादा हो गए तो ये डिसाइड कर देगा कि उस परीक्षा की, मतलब वो पेपर को मानक वो तय कर देगा। क्योंकि मान लीजिए अगर किसी पेपर में अगर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट ज़्यादा है, ये तो आयोग तय करेगा नहीं कि आधे क्वालिटी वाले इधर हैं, आधे क्वालिटी वाले उधर रहे। उसमें क्या, ये संभव है नहीं। उसमें क्या होगा कि फिर ब्रह्मा जी आ जाएंगे तो भी नहीं छांट पाएंगे। पेपर को फिर ये मान लिया जाएगा कि ये पेपर आसान हो गया उसके हिसाब से। अगर क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट बच्चे ज़्यादा हो गए, उसमें क्या होगा, जो बच्चे औसत अगर बेहतर किए होंगे, पास होने लायक किए होंगे, 5 से 3-4 नंबर, वो सभी बाहर हो जाएंगे। ये उनको बड़ा नुकसान होने वाला है। तो क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट भी एक मैटर है, इसलिए नॉर्मलाइजेशन कोई अच्छी। और एनटीए की आप देखिए, उनके साइट पे जाके, ऑफिशियल साइट पे वो खुद बता रहे हैं कि 15 से 20 नंबर का तो डिफरेंस रहता है। और नीट वाले में भी कैसे हो सकता है? चलिए, मैं अब इस वीडियो को क्लोज करूंगा। मुद्दा सिर्फ इतना सा है कि नॉर्मलाइजेशन इस वक्त पे ठीक नहीं है। ये तमाम छात्रों की आवाज़ है और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये लोग रूल बता रहे हैं, जिस हिसाब से वो लोग रूल बता रहे हैं, ये कभी के लिए भी ठीक नहीं है, नोटिफिकेशन से पहले या फिर नोटिफिकेशन के बाद। बाकी जो है सरकार को इस बारे में सुनना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि और ये जो आवाज़ है वो इस बात का और ये जो आवाज़ है वो इस बात का प्रमाण है कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं। इस बात को समझ लीजिए, सिर्फ स्लोगन नहीं है, जनता है, पब्लिक है, चाह देगी तो करना पड़ जाएगा। जय हिंद।